Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 9th lecture of some basic concept of chemistry for class 11. So we will start from molecule. One or more, sorry, it is not one, it is two. Two or more atoms when chemically combined, chemically bonded together forms a molecule. दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं केमिकली तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। केमिकली कंबाइन होने का मतलब क्या है बच्चों, कभी भी जब केमिकली कोई भी एटम कंबाइन करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है बच्चों, ट्रांसफ़र होगा या शेयरिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, करते हुए दिखाई देंगे, है ना, तभी बॉन्डिंग होती है। जैसे ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन H2O है ना, दो है या दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके केमिकली कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होगा। सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जितने भी किसी मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मीथेन आपको एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का मास 12 और 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 4। ठीक है, 12 4 16 है। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन की वजह से 2, सल्फर की वजह से 32 और ऑक्सीजन के 4 होने की वजह से 16 × 4 64। तो टोटल आप एडिशन करेंगे इसका तो 98 आएगा। तो ये कैसे आप लोग को मोलर मास निकलेगा, काफ़ी बच्चों को ये पता है ऑलरेडी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो कम से कम इतने एलिमेंट का एटॉमिक मास याद करके रखें है ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 95% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बोरॉन का 11। तो ये जो मास हमने लिखा है, अगर एक आइटम की बात हो रही तो AMU में आएगा, है ना। यहाँ यूनिट इसलिए नहीं लिखी है कि अगर हाइड्रोजन का एक आइटम है तो उसका 1 AMU मास होता है, लेकिन अगर 1 मोल हाइड्रोजन ले ले तो उसका मास कितना हो जाता है, 1 ग्राम। हीलियम अगर एक आइटम लिया तो 4 AMU उसका मास होता है। अगर 1 मोल ले लिया हीलियम तो उसका मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। इसी तरीके से बोरॉन, अगर हमने एक सिर्फ बोरॉन लिया है तो उसका मास होता है 11 AMU। अगर 1 मोल बोरॉन की बात कर रहे हैं तो वो कितना मास ऑक्यूपाई करेगा, 11 ग्राम में। ओके बच्चों, तो ये इसका मोलर मास होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने लिख दिया है, आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले। जैसे बोरॉन का 11 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, सोडियम जो है आपका 23, क्लोरीन 35.5 और एल्यूमिनियम 27, मैग्नीशियम 24, आयरन 56, कॉपर 63.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आप लोग को हर हाल में याद कर लेना है। अगर अब तक आपको एलिमेंट्स के नहीं याद हुए हैं पूरे तो कम से कम इतना आप लोग दिमाग में बैठा के चलें, बाकी का मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा याद करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एटॉमिक मास अगर याद रहेंगे तो मोलर मास आपको निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका ये एलिमेंट हो गया CH3 COOH HNO3, तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 × 3 48, ये सब ऐड कर देंगे 63 आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का ऐसे ही आप जोड़ेंगे, 2 कार्बन 12 × 2 24 और 4 हाइड्रोजन 24 + 4 28 और 16 × 2 32। तो 28 और 32 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मोलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का निकालते हैं। अब जैसे ये CuSO4.2H2O है, तो क्या सर 2H2O को लेना है? हाँ बच्चों, बिल्कुल काउंट करना है। जब भी इस तरीके से लिखा रहे तो H2O को भी लेना रहता है। ठीक है ना, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से समझेंगे 12th में जा करके कि ये क्यों डॉट लगा करके आगे हाइड्रेटेड फॉर्म में H2O कनेक्टेड रहता है। ठीक है ना बच्चों, तो CuSO4.2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट .2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। जब इसका समेशन करेंगे तो कॉपर की वजह से 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4। ठीक है ना, इसको 63 भी कई जगह पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, 0.5 का टॉलरेंस चलता है। ठीक है, इसी तरीके से वाटर का 1 वाटर का 18 होता है मास, क्योंकि 2 इसकी वजह से 16 इसकी वजह से, तो 2 वाटर का 36 हो जाएगा। तो जितना भी मास आएगा उसको ऐड कर देने पे कितना आ जाता है, 172 आ जाता है। CaSO4.2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसका जो मोलर मास होता है वो 145 होता है। ज़्यादातर बच्चों को ये निकालने आता है, इस पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं ख़त्म करना। एक चीज़ और बता दें बच्चों, अगर इसको हम लोग और सिंपल फॉर्म में करना चाहें तो इसको 2 हटा करके यहाँ 2 से आप वो कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी 2SO4 मतलब CuSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O बस। ठीक है ना, अगर हाफ H2O लगाने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब है CuSO4 का 1 मोल है
और आधा मोल वाटर का उसके साथ क्या है, सराउंडेड, मतलब उसके साथ हाइड्रेटेड है, मतलब ये हाइड्रेटेड है। कौन हाइड्रेटेड है, वाटर नहीं, CaSO4 हाइड्रेटेड है वाटर से। ठीक है बच्चों, इसका ये मतलब होता है। तो या तो हाफ H2O लगा ली, अगर इसको 1 H2O करेंगे तो यहाँ पे 2 से आपको मतलब होल ट्वाइस करना पड़ेगा, CaSO4 का होल ट्वाइस। ओके बच्चों, चलिए तो अब आगे चलते हैं। 1 मॉलिक्यूल इज़ इन AMU एंड 1 मोल इज़ इन ग्राम। अभी हमने आपको समझाया कि एक मॉलिक्यूल का जब मास लेंगे, मान लीजिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड हम H2SO4 की बात कर रहे हैं तो ये 98 AMU होगा। लेकिन एक मोल यानी 6.022 × 10⁻23 इतना ज़्यादा अगर हम H2SO4 ले लेते हैं तो वो 98 ग्राम में बदल जाता है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा ग्राम बहुत बड़ा होता है AMU से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड का मास किस में आ रहा है, AMU में। लेकिन एक मोल यानी अरबों खरबों से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल जब H2SO4 लेंगे तब वो कितना होगा, 98 ग्राम एक मोल। ओके बच्चों, एक मोल की कितनी वैल्यू होती है, 6.022 × 10⁻23। चलिए अब हम लोग इसको मोल कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो एक बार और इसको दिमाग में बैठाने के लिए रिवाइज कराते रहें। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, कई फार्मूले हैं बच्चों, है ना। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो कहते हैं, गिवन मास ग्राम में होगा, नीचे मोलर मास से उसके डिवाइड कर देंगे। जैसे हमसे पूछ लिया कि 196 ग्राम H2SO4 है, बताइए कितना मोल है, तो 196 ग्राम को ऊपर रखेंगे और नीचे इसका मोलर मास रख देंगे। मोलर मास मतलब एक मोल में कितना ग्राम होता है, तो 98 ग्राम पर मोल इसका जो है मोलर मास होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ऊपर 196 है, नीचे 98 ग्राम पर मोल है, ऊपर ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चल जाएगा, 196 98 से 2 टाइम जाएगा यानी 2 मोल हो जाएगा अगर 196 ग्राम हमने H2SO4 लिया तो, इस फार्मूले से। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, N = W/m0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स = गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ओके बच्चों, वेट कितना हमने बोला था, 196 ग्राम, तो यहाँ 196 ग्राम आएगा। मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 98 से 196 2 टाइम जाएगा और मोल ऊपर चला जाएगा, यानी मोल कितना बचा, 2 मोल। ये पहला फार्मूला हो गया, ये आपको दिमाग में होना चाहिए हर हाल में। ठीक है बच्चों, सेकंड फार्मूला, गिवन पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में पार्टिकल्स दिए हों, फंडामेंटल पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड, है ना, कुछ भी दिया हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत ज़्यादा नंबर पार्टिकल्स हों, तो उसके बाद क्या करते हैं हम उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। यानी इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, N = गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, ये दूसरा फार्मूला आपका हो गया। ठीक है, ये पहला फार्मूला है, ये सेकंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला देख लीजिए, गिवन वॉल्यूम एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो कोई वॉल्यूम दिया रहेगा, है ना, 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पे किसी गैस का वॉल्यूम मान लीजिए दिया है 44.8 अगर दिया है, तो उसका हमसे पूछ ले मोल कितना है, तो मोल का ये फार्मूला कैसे निकलेगा हम लोग का, नंबर ऑफ मोल = गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ओके बच्चों, ये हमारा फार्मूला होता है थर्ड वाला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मान लीजिए 44.8 लीटर दिया था, उसको हम लोग 22.4 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें हमारा मोल कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम दिया रहे, नीचे आप 22.4, अगर ऊपर लीटर में है तो 22.4 लीटर से आप डिवाइड करेंगे, अगर ऊपर ml में है तो यहाँ नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 22400 हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होता है बच्चों। तीसरा फार्मूला भी आपको याद आ गया। अब मोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग आगे सीखेंगे, तो उसी समय मैं बता दूंगा, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह समझाना है, तो अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो नंबर ऑफ मोल्स, इसका चौथा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स = मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी को m से शो करते हैं, मोलर मास को m0 से शो करते हैं, देखिएगा डिफरेंस, और मोलैरिटी को m से शो करते हैं। मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन, जैसे आप 1 चम्मच चीनी 1 ग्लास वाटर में डालेंगे तो कुछ मीठा हो जाएगा वो, है ना, अगर 1 चम्मच और बढ़ा दे तो और मीठा हो जाएगा, एक ही गिलास पानी में 1 चम्मच और बढ़ा दे तो और मीठा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं चीनी की मात्रा चम्मच से बढ़ाता जा रहा हूँ तो उसकी मिठास बढ़ती जा रही है। तो मतलब क्या बढ़ रहा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसी कंसंट्रेशन की एक मतलब ये शो करता है। मोलैरिटी जो है वो कंसंट्रेशन की एक टर्म है। कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स आएगी, है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, है ना, जितना भी है सब कुछ मैं समझाऊंगा। आप लोग बिल्कुल इसकी टेंशन ना लीजिए। ये फोर्थ फार्मूले को अभी आप लोग स्किप कर दीजिए। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे m इंटू VL आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये 3 फार्मूले तो अभी आपको याद हो जाने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स = गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। दूसरा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स = नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। जैसे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए रहेंगे, है ना,
जैसे मान लीजिए हमने आपको कितनी बार बता चुका है इसको, हाँ 12.044 इंटू 10⁻23 मान लीजिए हमको पार्टिकल दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है या प्रोटॉन दिया है या कोई एटम दिया है, तो पूछ ले हमसे कितना मोल, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, गिवन पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, यानी एन की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब 23 से 23 मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, ये जाएगा 2 टाइम, यानी कि मोल्स कितने आ गए 2 मोल। ओके बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोग अभी से दिमाग में बैठाना शुरू कर दीजिए। चलिए अच्छा एसटीपी क्या होता है, मान लीजिए कंडीशन हमसे क्वेश्चन में ना दे कि 180 प्रेशर दे, ये गैस की बात जब करेगा तभी इस तरीके से मोल निकालना होगा, है ना। गैस की जब भी बात करेगा तो उसका कुछ प्रेशर देगा, उसका कुछ टेम्परेचर देगा, तब हम लोग को बात करेगा वो, है ना। या तो जनरली क्या लिख देगा, टेम्परेचर और प्रेशर नहीं लिख करके एसटीपी लिख देगा। एसटीपी का मतलब होता है 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर। ओके, आपको 11th स्टैंडर्ड में क्या याद रखना है, 180 एम प्रेशर और 273 केल्विन, लेकिन एक्चुअल में ये होता है बच्चों 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन को हम एसटीपी कंडीशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन बोलते हैं। ये न्यू कन्वेंशन है आईयूपैक का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो ये संगठन है उसने बनाया है ये रूल कि 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसटीपी बोलेंगे, है ना। लेकिन हम लोग 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते हैं, 180 एम प्रेशर हो, 273 केल्विन जो है टेम्परेचर हो, तो ये हमारा प्रीवियस कन्वेंशन था जो कि अभी भी आपके 11th में काम आएगा। इसमें हमारा क्या होता है, 1 मोल गैस की कितनी मतलब वैल्यू होती है 22.4 लीटर, इसमें कितनी होती है 22.7 लीटर, यानी यही स्टैंडर्ड बन जाएगा हमको। जब ये कंडीशन देगा तो इससे डिवाइड करेंगे और जब ये कंडीशन देगा तो इससे डिवाइड करेंगे। लेकिन आपके 11th स्टैंडर्ड पे एसटीपी बोलते ही समझ जाइए 180 एम प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रही है और 22.4 से आप डिवाइड करके गिवन वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे किसी भी गैस के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दूँगा बच्चों। अभी जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग परेशान नहीं होइए बच्चों, ठीक है। गिवन दैट वी हैव 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ग्लूकोज। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको दिया हुआ है 1.8 ग्राम हमारे पास क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला होता है। फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है, ठीक है ना, C6H12O6 फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है बच्चों, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपकी इसकी अरेंजमेंट में, स्पेशियल अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, ठीक है। चलिए तो हमको क्या फाइंड करना है 1.8 ग्राम ग्लूकोज में, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ग्लूकोज में। तो हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबसे पहले कुछ भी दिया हो, ग्राम में दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मोल में। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी आपका डेटा दिया हुआ है उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे ग्लूकोज का, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ओके बच्चों, तो गिवन मास कितना है 1.8 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का C6H12O6, जब एडिशन करेंगे देखिए C6H12O6 तो कार्बन की वजह से कितना आ जाएगा 12, 1 का मास होता है 6 का 72 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 का होता है तो 12 की वजह से 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 6 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 96, है ना। जब ये सारा कैलकुलेट करेंगे आपका तो कितना आएगा 180 आएगा, है ना। 180 इसका मोलर मास होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो 180 अगर 1 ग्लूकोज की बात होती है तो AMU में आता है, लेकिन अगर 1 मोल ग्लूकोज की बात हो रही है तो ग्राम में आएगा। यानी इसका मोलर मास अगर पर मोल की बात कर रहे हैं तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी, ग्राम आएगी। 180 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों। तो 180 ग्राम पर मोल इसकी मोलर मास है। तो हमने क्या किया, ऊपर गिवन मास, नीचे मोलर मास से डिवाइड किया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और 1.8 को हमने जब 180 से डिवाइड किया तो 0.01 आया और मोल ऊपर चला गया। तो हमारे पास कितने मोल हैं बच्चों, 0.01 मोल किसके, ग्लूकोज के हैं, C6H12O6 के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलेगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा ना। तो सबसे पहले 1 ग्लूकोज पे आइए कि 1 ग्लूकोज में कितने एटम हैं, फिर हम देखेंगे कि 0.01 मोल में कितने एटम होंगे। तो ग्लूकोज में 24 एटम होते हैं, कैसे C6H12O6 आप टोटल ऐड करिए, 6 12 6 18 और 6 24। 1 ग्लूकोज में कितने एटम्स होते हैं 24, ठीक है। तो इन 0.01 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, है ना। इसी नंबर को 0.01 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना।
तो 0.01 मोल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 इंटू 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 तीनों से जब मल्टीप्लाई होकर के मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये आप सेल्फ कर लीजिएगा, इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है ना बच्चों। 0.01 मोल्स ग्लूकोज मतलब एक में इतना है, तो एक 0.01 मोल में कितना होगा, तो 0.01 मोल इंटू 24 आइटम्स। तो मोल को हम रिप्लेस कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि नंबर बताना है कितने नंबर ऑफ आइटम, मतलब क्या पूछा है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो एक में 24 आइटम्स है, तो 0.01 मोल में 1.44 इंटू 10⁻23 आइटम्स होंगे। इसको आप लोग सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड करिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन ग्लूकोज। अभी क्या पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा था, अब क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स तो 24 थे, लेकिन कार्बन के कितने आइटम हैं, हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज में कार्बन के 6 आइटम्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो एक में 6 आइटम्स है और हमारे पास कितना मोल है ग्लूकोज, अभी देखा ना 1.8 ग्राम था, उसको मोल निकाला है, मोल कितना निकला हमारा 0.01 मोल। बात समझ में आ गई होगी। तो एक मोल ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में कितने आइटम है, 6 कार्बन आइटम है। कार्बन के आइटम की बात कर रहा है ना इस क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन आइटम है, तो 0.01 मोल में कितना हो जाएगा, मोल तो हमने निकाला अपने से, 1.8 ग्राम में अगर हमको निकालना होगा तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.01 मोल आएगा। तो इसमें कितने आइटम्स हैं कार्बन के, तो एक में 6 होते हैं, तो 0.01 मोल में 0.01 मोल इंटू 6 आइटम्स होंगे। अब 0.01 मोल की जगह मोल की वैल्यू रख दी है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 6 से मल्टीप्लाई होकर के जब सारा वैल्यू हमको आएगा तो 0.36 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ कार्बन निकलेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अपने साइंटिफिक नोटेशन में, एक प्लेस इसको शिफ्ट कर दीजिए, 3.6 इंटू 10⁻22 आइटम्स हो जाएंगे। अच्छा, इसको लिखने का क्या मतलब है, यहीं तक अगर आप छोड़ दीजिए तो भी आपका जो है आंसर सही है। इसको हमने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो उसमें ये सब कन्वेंशन मैंने बताया था कि क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह सब पढ़ा चुके हैं हम, इतना तो आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए। ये डेसिमल शिफ्ट इधर होगा तो पावर जो है आपकी कम हो जाती है, डेसिमल लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो पावर इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है ना बच्चों, चलिए ये सब 9th से आप लोग सीखते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का 1.8 ग्राम जो हमने ग्लूकोज लिया है उसी का पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हम निकालिए। अभी तो कार्बन आइटम निकाला है, अब हाइड्रोजन आइटम निकालिए। ठीक है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले सबसे मोल निकालेंगे बैठ के। तो मोल हमने निकाल लिया ऑलरेडी कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल होता है, 0.1 मोल होता है। तो एक ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन आइटम है, देखिए है ना, यहाँ पे दिख रहा है 12 आइटम। तो एक ग्लूकोज में 12 आइटम हाइड्रोजन के, तो 0.01 मोल में कितने होंगे, 0.01 इंटू 12 आइटम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.01 मोल इंटू 12 आइटम। तो 0.01 और मोल की जगह हमने 6.022 इंटू 10⁻23 रख दिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 0.72 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक में 12 होता है, 0.01 में 0.72 इंटू 10⁻23 आइटम्स होगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये 0.36 इंटू 10⁻23 का डबल है ना, है कि नहीं डबल। देखिए आप यहाँ भी देखिए कि कार्बन का हाइड्रोजन जो है डबल है, हाइड्रोजन 12 है तो कार्बन 6 है, इसलिए यहाँ भी आंसर डबल आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको और इसको मैच करा लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहाँ पे कर लीजिएगा कॉमा हटा के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 0.585 ग्राम ऑफ NaCl सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ग्राम में दिया है, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यानी गिवन मास कितना है, W से आप इसको डिनोट करते हैं, मोलर मास को M0 से डिनोट करते हैं। गिवन मास कितना है 0.585 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल अगर आप NaCl लेंगे तो उसमें 58.5 ग्राम आएगा, ये इसका मतलब हुआ। तो ये इसकी यूनिट होती है मोलर मास की। 58.5 ग्राम पर मोल क्या होता है, यूनिट होता है, और मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5। तो मोलर मास में हम ग्राम पर मोल रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, और हमारा क्या हो जाएगा, कट करके कुछ मोल में आ जाएगा, 0.01 मोल इसका भी आ गया, है ना बच्चों। तो गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऐड कर देते हैं, तो इस तरीके से करके हमारा प्रोसेस मोल निकल आता है। और जब मोल निकल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, मोल निकल गया तो हम इस जो भी हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपको मोल निकालना, उसके बाद हमारा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 28 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे बच्चों, एक मोल NaCl में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 28। अच्छा बताइए, सोडियम का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 17 और 11 कितना होता है,
28, यानी 28 इसका एटॉमिक नंबर हो गया दोनों का मिला करके। इसका कितना हो गया, ऐसे मत सोचिए बच्चों, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 11 प्रोटॉन होंगे, इसलिए इसका नंबर क्या होता है 11। जितना इसका प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 11, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 17 प्रोटॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 17 और 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 17 और 11 मिलाकर कितने हो जाते हैं 28। तो एक NaCl में कितना होगा इलेक्ट्रॉन 28। तो मोल हमने निकाल लिया है, इतना ग्राम मतलब इतना मोल। तो इतने मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 0.01 इंटू 28 इलेक्ट्रॉन, है ना, 0.01 मोल इंटू 28 इलेक्ट्रॉन। अब मोल की वैल्यू रख दीजिए, सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है ना। 1.68 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.01 मोल ऑफ NaCl, ठीक है बच्चों। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर सेम, तो प्रोटॉन इसलिए क्या हो जाएगा, इतने ही प्रोटॉन भी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए समझने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा यूनिट कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग सेल्फ करिएगा। सॉल्यूशन किया है मैंने, खुद समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ NaOH। अब न्यूट्रॉन भी पूछ लिया बच्चों। अब एक हिंट हम आपको क्या कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो निकालना आपने सीख लिया। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जैसे NaOH है, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, तो इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही प्रोटॉन आएगा, ये तो तय है बच्चों, ठीक है ना। तो जितना पहले आप मोल निकालेंगे 1.6 ग्राम का कितना मोल आएगा NaOH का, तो ऊपर 1.6 रखेंगे, नीचे इसका मोलर मास रखेंगे। मोलर मास कैसे निकलता है, मोलर मास कैसे निकलता है, सोडियम का अभी दिखाया है यहाँ पे 23, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, और यहाँ कहीं होगा बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग, इसमें सोडियम का कहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलो नहीं दिया है, यहाँ लिख देते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सोडियम 23, तो सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 16 और 1 17, यानी टोटल 40 इसका मोलर मास हो जाएगा। तो 1.6 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल, ये जब डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, मोल निकालनी है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक मतलब जो कंपाउंड है NaOH उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है ये देख लीजिए आप। सोडियम की वजह से इसका 11 एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन का 8, 11 8 कितना हो गया 19, 19 और 1 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक NaOH में। तो 0.01 मोल 0.04 मोल आपका जब ये निकालने के बाद इतने ग्राम का 0.04 मोल आएगा, तो 0.04 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन आपको निकालने के लिए हिंट दे रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा। जिससे कभी भी जो एटम का मास मतलब मॉलिक्यूल का मास होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। तो मान लीजिए किसी एटम का मास आपने निकाला 40 किसी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, तो न्यूट्रॉन उसमें नहीं पता है, प्रोटॉन आपको पता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब पता होता है तो प्रोटॉन भी पता हो जाता है। तो उसका मान लीजिए प्रोटॉन है 20, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा 20 इधर भेज देंगे, न्यूट्रॉन आपका 20 आ जाएगा। तो एक में अगर 20 होगा तो 0.04 मोल में कितना हो जाएगा, ये आपको सेल्फ करना है, सेल्फ समझना है, ठीक है बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब सब कुछ नहीं कराता चलूँगा क्योंकि बहुत ही मतलब डीप में पढ़ाना है हमको, है ना, और टाइम भी देख के चलना है। अब इतना ज़्यादा लेक्चर ना हो जाए कि आप लोगों को भी लगे सर अब ज़्यादा हो रहा है। वैसे बच्चों जितना ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे ना, मूल कॉन्सेप्ट पे जितना मेहनत कर लेंगे सब कम है, समझ लीजिए। इस पे हज़ारों तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, और अगर बोले तो कम पड़ेगा, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 227 ml ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होता है बच्चों, N2O होता है, ठीक है ना। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। एट STP एंड NTP। अब क्वेश्चन में हमको नहीं दिया टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, बस बोल दिया NTP एंड STP। तो हम गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर वाला अपना फार्मूला लगा करके क्या बना लेंगे, मोल निकाल लेंगे। अब इसमें मैंने 22.7 इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि STP का न्यू कन्वेंशन ये कहता है, लेकिन आपको 11th स्टैंडर्ड में 22.4 लेकर के ही चलना है। नीचे आप 22.4 रखेंगे। हमने क्यों किया है ऐसा, क्योंकि मैं सिर्फ 11th का सोच करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग एडवांस जाने, सब कुछ जाने, ये मेरा उद्देश्य होता है बच्चों। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर ही अपना स्टैंडर्ड अभी रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो गिवन वॉल्यूम कितना है 227 ml और 22.7 हमारा
एसटीपी पर क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। 1 मोल किसी भी गैस का, कोई भी गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कोई सी भी गैस ले लीजिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 1 मोल है तो एसटीपी पर उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.7। आप क्या याद करेंगे, 22.4 लीटर। ध्यान रखें बच्चों मेरी बात को, ये न्यू कन्वेंशन है, लेकिन आपका अभी जो कन्वेंशन चल रहा है वह 22.4 लीटर वाला ही चल रहा है। इसको सर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप जब नीट या आईआईटी की तैयारी करेंगे बच्चों, तो आपको ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बच्चे 11 से ही ये तैयारी करते हैं, तो उनको एकदम एग्जैक्ट जानकारी होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएगा, गिवन वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन यहाँ किस में दिया है, एमएल में दिया है, तो 227 ml और नीचे क्या रख दिया हमने, 22.7 लीटर। अब ये कैंसिल हो नहीं सकता, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम लीटर में बदलेंगे, तो 227 ml कितना हो जाता है, 0.227 ml हो जाता है, 0.227 लीटर हो जाता है, ठीक है ना। 227 ml कितना हो जाएगा, 0.227 लीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे ना इसको, और नीचे वही रहेगा 22.7 लीटर। तो अब लीटर से लीटर कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 0.01 मोल आ जाएगा। अब बात समझ में आई, गैस के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। यहाँ पे 7 किया है, ये हमारी मजबूरी है बच्चों, ये आप समझ सकते हैं कि मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में क्या करेंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। ओके, अब अगर मोल निकल गया तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। अब बोला ना कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक N2O में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 2 नाइट्रोजन में 14, एक ऑक्सीजन में 8, 22 हो गया ना। तो एक नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी लाफिंग गैस में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.01 मोल में कितने होंगे, 0.01 मोल इंटू 22 इलेक्ट्रॉन। अब मोल की जगह हमने 6.022 इंटू 10⁻23 रखा और तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1.32 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, किसमें, 227 ml ऑफ लाफिंग गैस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा बच्चों कि आपको मोल का डर एकदम निकल जाएगा, और जब इसका कमांड बन गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 67.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए, जो कितना गैस है, 67.2 लीटर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या रखना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 कर लीजिए, है ना। 1 ATM प्रेशर और 273 पे क्या लेना था, 22.4। ये नीट और IIT की जो तैयारी करेंगे उसके लिए भी है बच्चों, और आपकी 11th के लिए भी है, ठीक है ना। जैसे ही 1 ATM लिखा और 273 केल्विन लिखा तो आप 22.4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही क्या लिख दिया, 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन लिख रख दिया तो आप 22.7 ले लेंगे वैल्यू, यहाँ नीचे स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये बाद में समझाया जाएगा आपको कि बार क्या होता है, ATM क्या होता है, ये सारी चीज़ें बाद में बताऊँगा। ATM जनरली जान लीजिए प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर, जैसे आपके ऊपर एयर है ना, एयर कहाँ तक है आपके, बहुत ऊपर तक है, हाइट है ना उसकी कुछ, तो पर सेंटीमीटर क्यूब पर एयर का कितना प्रेशर लगता है उसी को 1 ATM कहते हैं, ठीक है बच्चों। एटमॉस्फेयर के द्वारा पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया पर लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं बच्चों। तो सर ये तो अलग अलग जगह अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एयर की मतलब कहीं ज़मीन ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं नीचा है, तो सर 1 ATM हर जगह की वैल्यू होगी, नहीं बच्चों। कभी भी 1 ATM प्रेशर जहाँ का कहाँ का होता है, सी लेवल का, समुद्र का हमेशा लेवल बराबर होता है बच्चों। उस लेवल के प्रेशर पे पर सेंटीमीटर क्यूब अगर एयर का जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग 1 ATM बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बात समझिए इस चीज़ को। तो 1 ATM प्रेशर और 273 केल्विन दिया है, तो 22.4 हमारा क्या आएगा, स्टैंडर्ड आएगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम दिया है 67.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 3 मोल्स। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 13.35 ग्राम ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड कंपाउंड में। हमको बताना है कि 13.35 ग्राम दिया है, और क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ आयंस। तो आप देखिए बच्चों, AlCl3 जब बना होगा तो Al3 प्लस होगा और 3 Cl माइनस होंगे, मतलब 3 Cl माइनस के आयन और एक AlCl3 प्लस, यानी टोटल 4 आयन है, ठीक है ना। पहले सबसे क्या कर लीजिए, आप मोल निकाल लीजिए, कुछ भी दिया रहा है मोल निकाल लीजिए। इतना ग्राम हमको क्या दिया है, AlCl3, तो मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपन मोलर मास। गिवन वेट कितना है, इतना है। मोलर मास जब इसका काउंट करने जाएंगे 27 इंटू 35 27 प्लस 35.5 इंटू 3, अब कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 133.5 आएगा,
अब ऊपर वेट रखते हैं, नीचे मोलर मास रखते हैं ग्राम पर मोल में। अब ये कैंसिल वगैरह होने के बाद 0.01 मोल आ जाएगा इसका। अब आप क्या निकाल सकते हैं, आयन निकाल सकते हैं। एक में 4 आयन है तो 0.01 मोल, इसमें कितने आयन होंगे, 0.01 मोल इंटू 4 हो जाएगा। मोल की जगह वैल्यू रख दीजिए Na की। Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल बोलिए, Na बोलिए 6.022 इंटू 10⁻23 बोलिए, बात एक ही है। तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4 कर देंगे तो आपका 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा। और 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह हमने क्या लिख दिया, Na लिख दिया। डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, बात एक ही है। 0.04 मोल ये भी बोल दीजिए तो भी सही है, ठीक है ना। कितने आयन हैं, 0.04 मोल, 0.04 Na, 0.04 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे तो भी आपका आंसर सही है बच्चों, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक वेट का। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कराऊंगा। लगभग 30 मिनट का हो गया क्लास, कोई बात नहीं। इसको मैं जल्दी में नहीं कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मिक्सचर वगैरह के क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। थोड़ा सा करा देते हैं बच्चों, है ना, थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराना भी नहीं है क्योंकि 11th में इतनी ज़रूरत है भी नहीं। चलिए, इन नेचर एलिमेंट्स आर फाउंड एज फाउंड एज फॉलोइंग। इस तरीके से हमको नेचर में एलिमेंट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम का हम बात कर रहे हैं तो लिथियम, सिर्फ लिथियम में उसका एटॉमिक मास 7 थोड़ी होगा, लिथियम के आइसोटोप्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, लिथियम का एक आइसोटोप मिलेगा जिसका मास होगा 6, एटॉमिक नंबर देखिए सबका 3 है, एक का मास 6 होगा, एक का मास 7 होगा, एक का मास 8 होगा, है ना। इस तरीके से लिथियम मिलता है, मतलब 3 मास है उसका, यानी 3 आइसोटोप हैं इसके, है ना। लेकिन लिथियम का जो 6 मास वाला है वो 20% ही मिलता है नेचर में, और 7 मास वाला 45% मिलता है, और 8 मास वाला 35% मिलता है। अब हमसे पूछ ले कि एवरेज एटॉमिक मास बताइए लिथियम की, कैसे निकलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका जब भी हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो एक फार्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन 100, इतना कर देंगे एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, x1 क्या है, परसेंटेज अबंडेंस, मतलब जितना अबंडेंस मतलब 20% मिल रहा ना, तो ये x1 हो जाएगा। m1 मास x1 प्लस m2 मास x2 प्लस m3 मास जो ये तीसरे वाले का प्लस x3। बात समझ आ रही है बच्चों। टोटल कर मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, तब उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन कंटेन्स 35 मतलब क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, और इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। 3 क्लोरीन का आइसोटोप दे सकते हैं ना, कुछ भी दे। 2 क्लोरीन देगा तो m1x1 प्लस m2x2, 3 देगा तो m1x2x1, m2x2, m3x3। 4 कोई आइसोटोप बनाता है तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाई 100। तो जब भी जितने भी हमको आइसोटोप दिए हैं उसका मास और परसेंटेज अबंडेंस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 35 वाला कितना परसेंट है, 75% है। 35 वाला 75%, तो अपने आप जो बचा है वो क्या हो जाएगा, 25%, 37 वाला हो जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों। तो m1 क्या हो गया 35, x1 क्या हो गया 75, m2 क्या हो गया 35, और x2 क्या हो गया अपने आप 25 हो गया। तो ये फार्मूला m1x1 प्लस m2x2 अपॉन 100, तो 35 इंटू 75 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 100, और कितना आ गया इसका एवरेज एटॉमिक मास 35.5, और क्लोरीन का 35.5 मास होता भी है, हम लोग जानते हैं ये, ठीक है बच्चों। तो इतने के आज के लिए सफिशिएंट है, और रिवाइज करते रहिए बच्चों, जल्दी आप लोगों का टेस्ट होगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।